गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम 14 जुलाई 2025 की द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी न्यूज़ के टॉपिक रहेंगे राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नॉमिनेट किए गए उनके बारे में देखेंगे। यूट्यूब की नई मुद्रीकरण नीति जो कि 15 जुलाई से लागू होने जा रही है। यूनेस्को में एक नया जो हेरिटेज साइट है उसको ऐड किया गया सिएरा लियोन। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास चल रहा है अभी हाल ही में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है, श्रृंगला निकम टू अदर्स नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा में 4 पर्सन जो हैं उनको मनोनीत किया गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द नॉमिनीज इंक्लूड सी सदानंदन, बीजेपी लीडर फ्रॉम केरला, Delhi based historian Meenakshi Jain. Prime Minister Modi welcomes the move and praises each nominee's contribution to diplomacy, law, history and social work. तो इन 4 क्षेत्रों से, इन 4 फील्ड से ये 4 व्यक्ति आते हैं, डिप्लोमेसी, लॉ, हिस्ट्री एंड सोशल वर्क से। यहाँ पर आप पिक्चर्स दे सकते हैं। ये देखिए, ये मीनाक्षी जी हैं जो कि हिस्ट्री की हिस्ट्री के फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो 13 जुलाई को ये अनाउंस किया गया था। राज्यसभा के लिए जो 4 व्यक्ति हैं उनको नामित किया। उसमें हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पहले विदेश सचिव रह चुके हैं। दूसरे हैं उज्जवल निकम जो कि काफ़ी प्रसिद्ध वकील हैं, लॉयर हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि एक हिस्टोरियन है। और R.C. सदानंदन जो मास्टर यानी कि केरल के ये एजुकेटर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इन चारों को नॉमिनेट किया गया है। ये जो नॉमिनेशन की गई है, संविधान के अनुच्छेद 80 का खंड 1A उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा की जो 12 सीटें हैं उन पर जो भी मेंबर्स होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी लिटरेचर में हो सकते हैं, विज्ञान से बिलोंग कर सकते हैं, कला, सामाजिक सेवा। तो इसी प्रकार से इन अलग अलग फील्ड से इन्हें चुना गया है। इन व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। ये राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति होती है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। अगर हम थोड़ा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में नॉर्मल सी अगर हम थोड़ा सा इनमें कि डिफरेंस देखें, राज्यसभा लोकसभा क्या होता है। लोकसभा जो होता है वो जो पार्लियामेंट होता है उसका जो निचला सदन होता है उसको कहा जाता है। और जो इसको लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा सदन है वो ऊंचा सदन होता है। ये कभी भी इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट सदन होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उसमें 12 जो सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। और हर 2 साल बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका दोबारा चुनाव किया जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अब देखिए YouTube की एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, उसको लागू किया जा रहा है। उस पर इम्पैक्ट जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं या YouTube क्रिएटर्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको हम देखते हैं। और ये 15 जुलाई से ये जो पॉलिसी है इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो गाइडलाइंस दी जाएंगी वो बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड एंड रेपिटेशंस जो कंटेंट होता है उसको ख़त्म करने के लिए, कि जो रिपीटेशंस होती हैं। तो आगे हम देखते हैं, ये जो यूट्यूब की नई नीति है 15 जुलाई 2025 को लागू होगी और इसका जो भी क्रिएटर्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर किस फील्ड में पड़ेगा, जो भी बड़े पैमाने पर वीडियोस बनाते हैं, दोहराव वाले वीडियोस, कि किसी और की वीडियो को कहीं से उठाकर उसको दोबारा फिर से थोड़ा सा रेनोवेट उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके तो उसमें क्या होगा, फिर दोबारा फिर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। या फिर जो कम मूल्य वाले कंटेंट जिनकी वैल्यू कम होती है, कुछ ऐसा कंटेंट दे दिया जाता है कुछ क्रिएटर्स के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि मूल और प्रमाणिक कंटेंट को बढ़ावा देना है, जो कि ओरिजिनल कंटेंट हो और जो काफ़ी क्वालिटी वाला कंटेंट हो उसको बढ़ावा देने के लिए नई ये पॉलिसी लागू की गई है। इसमें प्रमुख बदलाव कौन कौन से, सबसे पहले जो ओरिजिनल और जो प्रमाणिक कंटेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, वीडियो क्रिएटर्स, उनके द्वारा कंटेंट अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी कम होती है।
और जो ओरिजिनल कंटेंट वो नहीं दे पाते हैं, मतलब इसमें असली और नकली न्यूज़ का पता नहीं चल पाता, कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है। तो इसी तरह ये भी एक बदलाव किया गया है। उसके अलावा जो रिपीट होता है कंटेंट, कॉपी पेस्ट, कई लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसी के चैनल से कोई वीडियो उठाकर उसको फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। जो लोग कम मेहनत करते हैं, ये उनके लिए मतलब एक चुनौती हो सकती है। अगर उनको अपने चैनल अच्छे से चलाने हैं तो उनको अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, किसी और की वीडियो को यहीं से चुराकर, मतलब कि उसको डाउनलोड करके उसको फिर से मॉडिफाई करके अपने चैनल का लोगो लगाकर, नेम लगाकर फिर से अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। हालांकि वो सेम कंटेंट सेम रहता है। उससे क्या होता है कि एक तो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता उस दूसरे चैनल का, दूसरा ये होता है उस पर कॉपी पेस्ट जो कंटेंट होता है, इसको खत्म करने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। AI जनरेटेड कंटेंट पर सकती, जो AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ कंटेंट जनरेट कर दिया जाता है, जैसे कि अभी जो PPT या पावर पॉइंट बनाने का जो ऑप्शन आ चुका है, AI के द्वारा भी बनाया जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली कंप्यूटर में देखें तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अगर हम AI के थ्रू कुछ भी बनाते हैं तो वो सेकेंड्स में बन जाता है। तो इसी तरह से AI जनरेटर जो भी कंटेंट होता है उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह से बिल्कुल ही सही न्यूज़ देता हो। उस पर जैसे हम भारत का देखते हैं चैट बॉट जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, तो ये जो एक ऐप है इसमें पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सटीकता की वो मतलब खबरें लाता है, पूरी अच्छे मतलब न्यूज़ सही होती है। उसमें भी काफ़ी हमें मतलब गलतियां देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है, पूरी तरह से वो सही से नहीं मनुष्य की तरह सोच सकता। तो इसी तरह से जो AI जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं अपना काम आसान करने के लिए, उनके लिए काफ़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा जो मौजूदा रचनाकार हैं, मतलब कि जो अभी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए अच्छा मौका भी हो सकता है और एक चुनौती भी होगी। अच्छा मौका कैसे हो सकता है, जो क्रिएटर्स तो पहले से ही ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, हाई क्वालिटी वाली वीडियोस बनाते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं, उनके लिए ये तो नीति काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली, क्योंकि उनके कंटेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जिनका ओरिजिनल कंटेंट है और जिसकी हाई वैल्यू जिस कंटेंट की हो, उसको प्रायोरिटी प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो लोग पहले से ही बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरा, चुनौतियां उनके लिए होंगी जो क्या करते हैं, किसी की वीडियो को कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं से उसको मतलब डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर लिया, तो उनके लिए ये एक उनकी जो टेक्निक है उसको बदलना होगा। क्योंकि अब क्या होगा, इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी सिर्फ उनको मिलेगी जिनका ओरिजिनल कंटेंट है, जो खुद से मेहनत करके बनाते हैं और फिर जिनका कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो। तो उनके नए विचार, उन्हें खुद से नए विचार लाने होंगे, स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी या फिर प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। वरना उनका जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है उससे हटा दिया जाएगा। उनका चैनल जो होता है YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से उनका चैनल हटा दिया जाएगा अगर वो सेम जो है मतलब कॉपी पेस्ट करता है। उसके अलावा जो दर्शक होते हैं, मतलब देखने वाले जो होते हैं, उनके लिए बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि अब उनको सही कंटेंट मिलने वाला है इस नीति के बाद। उसके अलावा अगर मुद्रीकरण की शर्तें देखें, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि मिनिमम 3000 जो है वॉच टाइम आवर होने चाहिए और कम से कम 500 जो सब्सक्राइबर हैं वो होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ये सेम रहेगा। लेकिन अब जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी में और उसकी जो भी मतलब गुणवत्ता है उसमें चेंजेस किए गए हैं। अनिश्चितता और पारदर्शिता की कमी, जो मतलब कि इसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को बहुत कम मिलती थी, अब क्या होगा कि अब ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। कौन व्यक्ति अपना खुद से मेहनत करके कंटेंट बना रहा है, कौन किसी व्यक्ति का कंटेंट चुराकर उसको फिर से अपलोड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, decades of activist work get Sierra Leone Island a spot on World Heritage List। तो ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रयास के बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पर काम किया है कि इस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जोड़ा जाए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सिएरा लियोन जो कि गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स है, इसको हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में ऐड किया गया। ये मतलब कैसे इसको मतलब उपलब्धि ये कैसे प्राप्त हुई है, जो दशकों से मतलब कि कई सालों से संरक्षण कार्य चल रहे हैं। स्थानीय समुदाय कार्यकर्ता संगठनों के जो समर्पित प्रयास हैं
उनका ये एक नतीजा देखा जा सकता है। आप ये प्लेस देख सकते हैं, ये है सिएरा लियोन। तो इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। ये जो सिएरा लियोन है ये लाइबेरिया और जो गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स है, ये सिएरा लियोन और लाइबेरिया की जो बॉर्डर है उस पर लोकेट है। अपने अद्वितीय जैव विविधता, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैव विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। सांस्कृतिक महत्व के लिए ये जाना जाता है। ये जो एरिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दुर्लभ जो वनस्पतियाँ यहाँ पर और जीव जंतु और जैसे कि पिग्मी, हिप्पोपोटामस और विभिन्न जो प्राइमेट प्रजातियां यहाँ पर वो निवास करती हैं, तो इसकी वजह से इसको जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। अब देखिए गोला तिवाई में जैव विविधता कौन कौन सी पाई जाती है। वनस्पति में अगर हम देखें तो यहाँ पर घने वर्षा वन पाए जाते हैं, जंगल, दलदली वन है, सवाना क्षेत्र शामिल है। 2000 से अधिक जो पौधे की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें से कई जो होती हैं स्थानिक और औषधीय महत्व की होती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, मतलब कि वनरेबल, जो कि रेड लिस्ट में जिनको ऐड किया जाता है, मतलब जिनके खत्म होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो वो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इन प्रजातियों में कौन कौन सी प्रमुख हैं? जो विश्व की सबसे दुर्लभ स्तनधारी हैं उनमें से एक है पिग्मी हिप्पोपोटामस, ये एक है जो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ पाई जाती है। इसके अलावा पाइमेट्स हैं जिसमें चिंपैंजी, डायना बंदर या रेड कोलोबस बंदर पाया जाता है। इनमें पक्षी भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। 600 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां जिनमें व्हाइट नेक्ड रॉकफाउल, गोला मालिम्बे ये सब शामिल है। उसके अलावा जो सरीसृप, यहाँ पर सर्प पाए जो उभयचर होते हैं, जिसमें स्थानिक प्रजातियां, क्रोकोडाइल, विभिन्न प्रकार के मेंढक। तो इन सभी की वजह से ये जो सिएरा लियोन है गोला तिवाई, तो उसके लिए मतलब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका पारिस्थितिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये जो जलवायु है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। इसके अलावा सांस्कृतिक सामुदायिक महत्व भी है। इसमें कुछ ऐसी जनजातियाँ, ट्राइब्स पाई जाती हैं, मेंढे, किसी, तो जो कि अपनी आजीविका के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा के लिए जंगलों पर ही, मतलब इस क्षेत्र पर ही निर्भर होती हैं। इनकी जो पारंपरिक प्रथा है उनके संरक्षण में काफ़ी सहयोग करती हैं। मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके जो संस्कृति है इस एरिया में निर्भर करती है। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। मतलब कि इंडिया को अपना इकोसिस्टम मतलब कि खुला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्यों ज़रूरत है। अब देखिए खुला पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कोई भी जो सूचना होती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी डेटा है, उसको खुले तौर पर सार्वजनिक करना, स्वतंत्र रूप पर सभी लोगों के सामने रखना। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो आर्थिक विकास होगा और नवाचार के लिए। भारत जो है काफ़ी विविधता वाला देश है, काफ़ी यहाँ पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ओपन सोर्स टेक्निक्स होती हैं जैसे कि लिनक्स, अपाचे, उनको अपनाने से स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को कम लागत में जो तकनीक है, अच्छी तकनीक दी जाए, वहां तक पहुंच उन्हें आसानी से मिल सके। तो इसी वजह से खुला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की ज़रूरत है। आर्थिक विकास को गति मिलेगी, भारत को जो वैश्विक तकनीकी केंद्र है उसके रूप में देखा जाएगा। फिर डेटा और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण होगा, मतलब कि डेमोक्रेटेशन होगा। जो डेटा और जो ज्ञान है, जो खुला पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें डाटा संसाधनों को साझा किया जाएगा, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र, अनुसंधान, नीति निर्माण में समानता बढ़ेगी। यहाँ पर जो भी संसाधन है, सोर्सेज हैं, उनका असमान वितरण जो एक चुनौती है। अगर उनको हम इक्वली समान वितरण नहीं करते तो उसमें काफ़ी बड़ी चुनौती देखी जाती है। ओपन डेटा या फिर ओपन एआई जो है, एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे मंच जो है शिक्षा कौशल को विकास, कौशल जो स्किलफुल एजुकेशन, उनको सभी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि स्वयं ये एक प्लेटफॉर्म है, इससे क्या होगा, मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी तरह खुले पारिस्थितिकी तंत्र की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा सहयोग, समुदाय निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। भारत में जो डेवलपर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं या फिर उद्यमी, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसमें गिटहब प्रोजेक्ट्स में योगदान देकर वैश्विक समुदायों के साथ जुड़ा जा सकता है। मतलब पूरे विश्व में उनकी पहचान हो सकती है। भारत को तकनीकी नेतृत्व देने में मदद करेगा और स्थानीय समस्याओं के लिए जो
वैश्विक समाधान है उसको विकसित करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो खुला पारिस्थितिकी तंत्र है, ओपन इकोसिस्टम है, उससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदेही भी बढ़ेगी। ओपन डेटा AI जैसे कि data.government.in पर जो नागरिक हैं उनको सरकारी योजना, नीतियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, करप्शन कम होगा। क्योंकि क्या होता है, गांव में अक्सर देखा जाता है कि जो नीतियां होती है किसी भी समुदाय के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए जो नीतियां थी वो उन्हें अच्छे से मतलब नहीं उन्हें नॉलेज हो पाती इस चीज़ की। अगर जो ओपन इकोसिस्टम किया जाएगा, मतलब डेटा को जो भी संरचना उसको सभी लोगों के साथ साझा किया जाएगा, किसी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाएगा, उससे जो आम जनता है वहां तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, जो करप्शन होता है वो कम होगा। फिर लोग डायरेक्ट उस साइट के थ्रू पूरी जानकारी ले सकते हैं। भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश है इसमें विशेष रूप से ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार भी देखा जाता है। पर्यावरणीय स्थिरता क्या है, ओपन सोर्स पर्यावरण जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं उसमें स्थानीय समुदायों को वायु जल गुणवत्ता की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। ओपन सोर्सेज होते हैं जो मतलब कि ओपन सोर्सेज ऐसे जैसे जिन व्यक्तियों जिन सोर्सेज से आम जनता को भी कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उनकी जो गुणवत्ता है और जल गुणवत्ता की निगरानी करने में ये सक्षम बनाता है। मतलब कि जो वायु की गुणवत्ता या जल मतलब वाटर की क्वालिटी कैसी है या फिर एयर क्वालिटी कैसी है, तो उसकी निगरानी करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। उसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कि पूरे विश्व में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें भी ये एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। ओपन सोर्स खुले मानक पर आधारित तकनीक जिसमें 5G ORAN भारत को स्वदेशी जो नवाचार है, स्वदेशी टेक्निक्स है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ज्वाइंस मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान सैब्रे इन ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन की है 2025 की, ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित की गई है। तालिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत ने भाग लिया। ये जो 11वां संस्करण था, इसका 11वां एडिशन था। 19 देशों के 35,000 से अधिक जो सैन्य कर्मियों ने एक साथ इसमें भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बाकी सैन्य अभ्यास जो हैं, ये जो सैन्य अभ्यास किए जाते हैं ये कोई भी आपातकालीन स्थिति हो या फिर भारत कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां पर उन्हें इमरजेंसी में कोई भी अपनी टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए सैन्य अभ्यास है। ये जो मिलिट्री या फिर जो भी फोर्सेज होती हैं, मतलब इंडियन फोर्सेज, एयर फोर्सेज, इनको तैयार किया जाता है आने वाले समय के लिए। तो इसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहले भी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही थी, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज की गई है ये है तालिस्मान सेबर। तो इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले जो एक्सरसाइज उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 में इसको शुरू किया गया था और ये जो है द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, मतलब कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही होती है। एक बार भारत इसको होस्ट करता है, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया, तो इसी तरह बारी बारी इसको होस्ट किया जाता है। अगर इसमें हम देखें तो 2024 की एक्सरसाइज में भारतीय सेना के जो डोगरा रेजिमेंट था उसने पार्टिसिपेट किया और भारतीय वायु सेना के जो 140 कर्मी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया सेना के 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट है और उनके 120 सैनिक शामिल थे। तो इसी तरह ये सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज है मालाबार। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इनमें सभी कंट्रीज शामिल है। ये इंडो पैसिफिक ओशन में की जाती है और वहाँ की जो समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें भारत की जो इंडियन नेवी है उसमें वो पार्टिसिपेट करती है और बाकी कंट्रीज की जो नेवी है उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 2024 की एक्सरसाइज है। इसमें भारत के INS तलवार, INS खांडेरी, INS विक्रमादित्य, INS दीपक, तो इन सभी जो युद्धपोत थे इनको शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, जो बहुपक्षीय है, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं। भारत के साथ और भी देश इसमें शामिल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ USA, जो और भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हवा का जो युद्ध होता है, एयर वॉर होती है, उसमें आपदा राहत और जो सामरिक समन्वय उसमें सुधार करना है। उसके अलावा
ऑसी इंडेक्स होती है, ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, यानी कि ये आर्मी नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। इसमें क्या होता है, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है पनडुब्बी रोधी जो युद्ध होता है, समुद्री निगरानी और जो मानवीय सहायता जैसे क्षेत्र है उसमें जो समन्वय उसको बढ़ाया जा सके और किसी भी प्रकार से युद्ध से अच्छे से मुकाबला किया जा सके। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है मिलन, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाती है। एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसमें ऑस्ट्रेलिया नियमित रूप से भाग लेता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया रेगुलर रहता है इस एक्सरसाइज में जब भी ये एक्सरसाइज भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। बाकी कंट्रीज भी इसमें शामिल होती है। इसका उद्देश्य होता है समुद्री सहयोग, अंतर संचालन, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है उसको बढ़ावा देना। तो ये भी एक नौसेना अभ्यास है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो 14 जुलाई की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।